गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 पढ़ेंगे। हमने पिछली बार हिस्ट्री में पढ़ा है कि इसका इंट्रोडक्शन जो हमने पहले पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ लाई, इम्पैक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ आई, एक ट्रेड व्यापार में बनकर आई, परंतु धीरे धीरे वो किस तरह से सेटल हुई और उसने क्या क्या पॉलिसी डाली, वो सब हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है। अब इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने जो पॉलिसी लगाई, उन पॉलिसी का हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से जो 87 का रिवॉल्ट हुआ, जो आज हमारे इंडियन हिस्ट्री, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1857 का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के अकॉर्डिंग हमारा नाम आता है कि फर्स्ट फ्री जो हमने आज़ादी के लिए पहला युद्ध जो लड़ा वो 1857 का युद्ध था। अब इसके कारण क्या रहे, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, इसका कारण क्या रहे? पहला कारण रहा इसका पॉलिटिकल कॉज था, इसका सोशल एंड रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज और इमीडिएटली कॉज, ये इसके मेन रीजन है। अब पॉलिटिकल कॉज के अंदर हमने क्या देखा? अब पॉलिटिकल कॉज क्या रहे? मिड 8th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड बीन देयर पावर इरोड, जो नवाब और राजा थे उनके पावर जाते रहे, उनके पास जो पावर था वो पावर चला गया। उसका कारण क्या रहा कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी लगाई गई थी, जो सब्सिडी अलाइंस वगैरह लगाया था, डॉक्यूमेंट्री लैब्स लगाई थी, ये जो पॉलिसियाँ थी ये ब्रिटिश की एक चाल थी कि वो किस तरीके से इनकी जो ज़मीनें हैं उसको अपने कब्जे में करें। दे हैड द ग्रेटली लॉस देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर। जो अब हमारे जो देश था वो 18th सेंचुरी में जब से नवाब यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ जो हमारी जो पीपल लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो सब लोग अब नवाब को ही अपना महाराजा या भगवान मानते थे। ऐसे में जब उनके पावर चले गए तो उन्होंने उनकी अथॉरिटी, उनका पावर चला गया, उनका सम्मान चला गया, ये सब जाने लगा। अब उनका जो नाम रह गया था वो केवल नाम के राजा रह गए थे, उनके पास पावर नहीं थी। वो सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल और चली, उन्होंने एक पॉलिसी लगाई जिसके थ्रू रेजिडेंट हैड बीन स्टेशंस इन मैनी कोर्ट। उन्होंने अपना ब्रिटिश कंपनी का एक रेजिडेंट जो होता था, एक उनका एक ऑफिसर होता था, उसे वो एक पूरी बटालियन के साथ में राजा के यहाँ छोड़ते थे। जब वो राजा के यहाँ उसे छोड़ते थे तो वो हमेशा ही कोर्ट में प्रेजेंट रहता था और जो राजा के कोर्ट के जो मामले होते हैं, जो कोर्ट के जो उसमें बराबर अपना इंटरफेरेंस करता रहता था, जिससे कि उसे अब जब कोर्ट में इंटरफेरेंस होने लगी, वो हर चीज़ में टोक होने लगी, उसे हर राज पता होने लगे राजा के बारे में, उससे भी उनकी जो फ्रीडम थी ऑफ द रूरल रिड्यूस देयर आर्म फोर्स डिसबैंडेड, और उनकी जो खुद की थी। और ये जो रेजिमेंट छोड़े जाते थे ये कह के छोड़े जाते थे कि आपके ऊपर अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ये कह के छोड़े जाते थे। पर इन लोगों ने क्या किया, जब ये लोग वहाँ रहने लगे तो जो उनकी आज़ादी थी रूलर की, उस आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उनकी आज़ादी नाम के बराबर रहेगी, उन्हें हर जगह बाउंड कर दिया, और जो उनकी फोर्स थी उन फोर्स को भी उन्होंने बाउंड कर दिया, डिसबाउंड कर दिया, और वो अपना वो वजूद जो था, उनका वजूद खतरे में आ गया और उसे भी खो दिया उन्होंने। देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय द स्टेजेस, ये एक चाल थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कि किस तरह से लैंड जो रेवेन्यू ले रही है वो सारा का सारा अपने पास ले, और जो उनकी टेरिटरीज हैं, जो जमींदार वगैरह थे, उनकी टेरिटरीज पर कैसे कब्जा करें, ये उस फिराक में रहते थे हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती थी। तो ये उन्होंने पॉलिसियाँ चलाई, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि उस समय सभी लोग उनके दबाव में चल रहे थे। मैनी रूलिंग फैमिलीज थी, बहुत सारे एक ऐसे राजा भी थे जो उनके अगेंस्ट में अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने राज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट कर रहे थे। जिसका फॉर एग्जांपल हमें रानी लक्ष्मीबाई मिलती है। एक रानी अमरावती भी जो है, जो मध्य प्रदेश की रानी रही है, उन्होंने भी वार लड़ा था। तो ये इन्होंने अपनी टेरिटरीज को बचाने के लिए अंग्रेजों से, ये पॉलिटिकल कॉज रहा कि इस तरीके से नवाब, राजा वगैरह सभी लोग जो थे वो उनसे खफा हो रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अभी हम इसमें कॉज के अंदर भी यही चीज़ पढ़ेंगे, किस तरीके से सब लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान करने में लगी हुई थी, और सब लोग कैसे इतनी ज़्यादा, देखा है ना कई बार जब हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और हम ज़्यादा ही बाउंड हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि बस अब लास्ट है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं सहन कर सकते और अब इन्हें तोड़ो, और अब आर या पार वाली बात थी। तो बस ये जो था ये पॉलिटिकल कॉज ये रहा। उसके बाद आगे हम सोशल कॉज पढ़ेंगे, जिसके थ्रू अंग्रेजों ने कुछ रिफॉर्मर वाले भी काम करे, पर रिफॉर्मर के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसियाँ जो रही वो काफ़ी चौंकाने वाली रही। जो उनके हिसाब से तो रिफॉर्मर थी, पर धीरे धीरे वो चेंजेस में आने लगी जो कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के लिए थी।
कारण रहा सोशल एंड रिलीजियस कॉज। सोशल रिलीजियस कॉज से एक रिफॉर्मर की तरह बिठा के अंग्रेजों ने कुछ रिफॉर्मर वाले भी काम किए हमारे यहाँ, जैसे लॉ वर द पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। हमारे यहाँ उस समय कुछ कुरीतियाँ भी थी हमारे समाज के अकॉर्डिंग। उस समय हमारे समाज में एक सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा वो होती है जिसमें एक पति के मरने के बाद एक जिंदा औरत को उसके पति की मृत्यु शैया के साथ जला दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ लेडीज़ तो अपनी इच्छा से जलती थी, कुछ उनको ज़बरदस्ती जलाया जाता था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को लगा कि ये क्या कुरीति है, उन्हें लगा ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने एक नियम काम पास किया जिसके थ्रू उन्होंने सती प्रथा को रोका। और सेकंड, उन्होंने इनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडोज। और हमारे यहाँ पहले जब जो लड़की विधवा हो जाती थी, कुछ कम उम्र में शादियाँ करा देते थे। रिसेंटली कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिससे अगर उसका पति मर जाता है तो उसे फिर तो वो अगर विधवा हो जाती तो उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने एक नियम का इनकरेज किया, उत्साह बढ़ाया कि अगर आप उसको उसकी दोबारा शादी करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी वो उन्होंने रिफॉर्मर के थ्रू करी। साथ ही उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। प्रमोट कैसे किया? जब कोई बाहर के लोग अगर आकर कोई अपने इंग्लिश का कुछ वो स्कूल खोलना चाहते हैं या ऐसा खोलना, तो उसके लिए उन्होंने ज़मीन वगैरह प्रोवाइड करवाई इनको ईजीली। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने लगे। आगे देखो, इन 1850, ये खास बात है, 1850 में एक नया लॉ आया जिसके थ्रू उन्होंने पास किया। एक कन्वर्जन कर रहे थे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर। वो जो हिंदू मुसलमान जो लोग थे जो बहुत गरीब थे उनकी हेल्प करते थे, तो उन्हें वो क्रिश्चियनिटी में चेंज करने लगे। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे उन्हें वो उनकी ज़मीन और उनकी पुश्तैनी जो ज़मीन थी, जो घर परिवार जो उन्होंने लिया था, जो उनका मकान वगैरह जो हड़प लेते थे, वो उसे उन्हें वापस कर देते थे। इससे ये प्रॉब्लम हुई, काफ़ी लोग आक्रोश में आ गए कि ये हमारे धर्म के साथ में जो मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश were destroying their religion, their social custom and their traditional way of the life। तब उन्हें लगा कि ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो रीति रिवाज है और जो हमारा काफ़ी पुराने तरह से जो हमें धर्म जो हमारा चला आ रहा है उसे ख़त्म कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे में ये लोग इनके अगेंस्ट में जाने लगे और अंदर से आक्रोश आने लगा। धीरे धीरे ये कारण भी कुछ रहे जो 1857 का रिवॉल्ट रहा। हमने देखा नवाब का उनका पावर चला गया, यहाँ पर वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। साथ ही हमारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज थे, उनसे इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये चीज़ भी उनको उनके अगेंस्ट में ला रही थी पब्लिक को। इस वजह से भी पब्लिक उनके अगेंस्ट में जा रही थी। अब इकोनॉमिक कारण क्या रहे? द पीशेंट एंड जमींदार शोड द रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड थे। पीशेंट तो आपको पता ही है, किसान की उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, जमींदार दोनों ही दिखा रहे थे कि वो उनसे डिससेटिस्फाइड है। क्या रीज़न थे उसके? इसके रीज़न यही थे कि हाई टैक्स था, टैक्स बहुत हाई था। रिगिड मेथड ऑफ द टैक्स कलेक्शन। जब वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाते थे तो वो लठ जो आते मजदूर उनका यानी डंडे से मारते थे, उन्हें बहुत बुरी तरह डंडों से मारना, उनके सामान वशों को खींच के ले आना, उनके महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, इस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से वो है ना, बहुत ही रूडली तरीके से उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। लॉस्ट ऑफ द लैंड टू ब्रिटिश। और लास्ट में फाइनली जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो वो जो लैंड होती थी वो ब्रिटिश के कंटेक्ट में चली जाती थी। ये उनका इकोनॉमिक कारण। अब इकोनॉमी जो थी वो भी काफ़ी इससे वो हो रही थी, तो इस कंडीशन को लेके भी वो बहुत वो हो रहे थे। लास्ट में जो लास्ट कारण जो आता है वो मिलिट्री कॉज आता है। मिलिट्री कॉज के क्या कारण रहे? They were the unhappy about their pay, allowance and condition of the service। अब ये लोग अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, जो हमेशा इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से आए थे तो इतने लोग तो लेके नहीं आ सकते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंडियंस को सिपाही बनाकर छोटी छोटी पोस्टों पे उन्हें रख लिया। परंतु अब यहाँ के जो लोग थे वो सिपाही की छोटी पोस्ट पे रखे ज़्यादा से ज़्यादा एक सूबेदार तक उनकी पोस्ट रखी जाती थी। उससे ज़्यादा हाई रैंक जो आती है उसमें वो सिविल मिलिट्री के जो भी रखे जाते थे वो ब्रिटिश लोग रखे जाते थे। उन लोगों को वो जो पे करते थे उनकी पे स्केल ज़्यादा थी, उनको अलाउंस ज़्यादा मिलता था और उनको अदर जो सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं उनको वो सर्विसें भी उनको अलग प्रोवाइड कराई जाती थी। परंतु इंडियंस के लिए सभी उनकी पे स्केल भी कम थी, उनको अलाउंस भी नहीं मिलता था और उनकी कंडीशन एक नॉर्मल बहुत ही नौकर की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। एग्रीमेंट टू सर्व द कंपनी इन ओवरसी एक्सपेंडिशन इज द रिक्वायरमेंट एंड स्टोरी।
इसके साथ में एक स्टोरी ये आती है कि एक बार अंग्रेजों को म्यांमार की तरफ है ना युद्ध के लिए जाना था। तो उस कंडीशन में ये हिंदू जो सिपाही थे, जो हमारे यहाँ के जो सिपाही थे, उन सिपाहियों को ले जाना चाहते थे, पर हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से समुद्र पार करना हमारे लिए गलत माना जाता था। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो ये बात इन लोगों को बहुत हर्ट कर गई कि ये लोग तो इस तरीके से युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप हमें ले जाना चाहते हो तो बाय रोड लेके जाओ, हम समुद्री रास्ते से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, एक एग्रीमेंट तैयार किया कि इसके बाद जो लोग चले गए फिर भी तो रहे कंपनी में, जो नहीं गए उनको पनिश किया गया। तो एक एग्रीमेंट तैयार किया कि अगर आप सिपाही के लिए भर्ती होते हो तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एग्री हो तो ही आप भर्ती हो सकते हो, नहीं तो आप भर्ती नहीं हो सकते हो। इस तरीके का एग्रीमेंट तैयार किया गया। जो सिपाही थे वो अनहैप्पी भी हो रहे, साथ साथ वो नाराज़ भी हो रहे थे, क्योंकि जो सारे सिपाही थे तो कंट्री साइड यानी थे तो गांव से बिलोंग। अब गांव में जो इकोनॉमी का उससे हाई टैक्स लगाया जा रहा था, टैक्स वसूली बहुत ही गंदी तरीके से हो रही थी, और फिर बाद में जो ब्रिटिश थी वो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रही थी। और साथ ही जो ये मिलिट्री कॉज जो लोग थे, जो पुलिस में जो लोग हुआ करते थे, उन्हें अपने धार्मिक चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर रिलीजियस जो होते हैं हमारे, जो उन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को देखते हुए पुलिस जो मिलिट्री थी उनके दिमाग में जो सिपाही थे वो कुछ ये इनके खिलाफ भड़काने वाली नीति आ रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, कि ये हमारा ही देश, हमारे ही खा रहे हैं, हमारे यहाँ पर फिर हम पे ही आक्रमण दिखा रहे हैं, हम कर सकते हैं इनको, हम है संख्या में कितने ज़्यादा हैं, ये इतने से लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो सभी लोगों के मन में चिंगारी उठ रही थी, बस एक उन्हें चिंगारी को हवा देने वाला कोई चाहिए था। तो बस ये रीज़न तो इसका इनकी वजह से रहा, जो मिलिट्री कॉज रहा। फिर इमीडिएटली कॉज क्यों हुआ? इमीडिएटली कॉज का लास्ट कारण ये चीज़ रहा कि सम ऑफ द न्यू रूल्स ऑफ मोर ओवर द वायलेंटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ। उस समय जब ये रहा, इमीडिएटली कॉज ये रहा कि अंग्रेजों ने उसी समय एक राइफ़ल लॉन्च की। राइफ़ल के अंदर जो कारतूस डाला जाता था, वो कारतूस ये पब्लिसिटी करी उन्होंने, कारतूस जो डाला गया वो कारतूस गाय की चर्बी का बना हुआ था और उसे मुंह से तोड़ना पड़ता था। गाय और सूअर की चर्बी से माना जाता था। तो गाय हमारे यहाँ पूजनीय होती है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो हम लोग ये हमारे धर्म के खिलाफ था, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट कर रहा था। और साथ ही मुसलमान में सूअर को भी खराब माना जाता है, तो इस वजह से जो मुस्लिम भाई थे वो भी उसके अगेंस्ट में हो रहे थे। तो अब ये इमीडिएटली जो कॉज हुआ, इससे अंग्रेज जो पुलिस विभाग था, जो मिलिट्री विभाग था, वो भी और ज़्यादा आक्रोश में आ गया। अब सभी के ये अपने रीज़न देखे, इसमें क्या क्या रीज़न रहे कि किस तरीके से लोगों के मन में आक्रोश आ रहा है, परंतु वो उसमें थे कि कहीं से कोई चिंगारी निकले और हम उसे सपोर्ट करें। तो अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस तरीके से वो चिंगारी भड़की और सभी लोगों ने किस तरीके से किया, जो 1857 का युद्ध एक यादगार युद्ध बन गया, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।